आज का ये एपिसोड शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। क्या आप भी अपना पॉडकास्ट बनाने की सोच रहे हैं? तो एंकर ट्राई कीजिए। ये पॉडकास्ट बनाने का सबसे आसान तरीका है। नंबर 1, ये फ्री है। नंबर 2, इसमें कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको अपने फोन और कंप्यूटर पर रिकॉर्ड और एडिट करने की फैसिलिटी देते हैं। नंबर 3, आप अपने पॉडकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, जिससे इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफॉर्म पर सुना जा सके। तो डाउनलोड कीजिए फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए anchor.fm पर अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करने के लिए। ये तो थी एक छोटी सी जानकारी, और अब शुरू करते हैं एपिसोड का सिलसिला। तो आज के एपिसोड में लीजिए सुनिए अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के लिखे उपन्यास अधखिला फूल की चौथी पंखुड़ी, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। चांद कैसा सुंदर है, उसकी छटा कैसी निराली है, उसकी शीतल किरणें कैसी प्यारी लगती हैं। जब नीले आकाश में चारों ओर ज्योत फैलाकर वो छवि के साथ रस की वर्षा सी करने लगता है, उस घड़ी उसको देखकर कौन पागल नहीं होता। आंखें प्यारी प्यारी छवि देखते रहने पर भी प्यासी ही रहती हैं। जी को जान पड़ता है उसके ऊपर कोई अमृत ढाल रहा है। दिशाएं हंसने लगती हैं, पेड़ की पत्तियां खिल जाती हैं, सारा जग उमंग में मानो डूब सा जाता है। ऐसे चांद, ऐसे सुहावने और प्यारे चांद में काले काले धब्बे क्यों हैं? क्या कोई बतलावेगा? आह, ये कमल की सी बड़ी बड़ी आंखें कैसी रसीली हैं, इनकी भोली भोली चितवन कैसी प्यारी है। इसमें मिश्री किसने मिला दी है? देखो ना कैसी हंसती हैं, कैसी अटखेलियां करती हैं। चाल इनकी कैसी मतवाली है। ये जी में क्यों बैठी जाती हैं? बरबस प्राण को क्यों अपनाए लेती हैं? क्या इनकी सुंदरता ही ये सब नहीं करती? ओह, क्या कहना है! कैसी सुंदरता है! मन क्यों हाथों से निकला जाता है? इसलिए कि उसकी सुंदरता में जादू है। पर घड़ी भर पीछे ये क्या गत है? इनको इतना उदास क्यों देखते हैं? ये आंसू क्यों बहा रही हैं? क्या कोई कह सकता है? जो आंखें ऐसी रसीली, ऐसी सुंदर और ऐसी मतवाली हैं, उनको रोने धोने और आंसू बहाने का रोग क्यों लगा? अभी कुछ घड़ी पहले हमने जिस स्त्री को अपने लड़के लड़की के साथ मीठी मीठी बातों से जी बहलाते देखा था, हंसती बोलती पाया था, वो इस घड़ी क्यों रो कलप रही है? क्यों सर पर हाथों को मार रही है? क्या इसका भेद बताने वाला कोई है? नहीं कहा जा सकता। जग में सभी ढंग के लोग हैं, कोई बताने वाला भी होगा। पर मैं समझता हूं, जहां सुख है वहां दुख भी है, जहां अच्छा है वहां बुरा है, जहां फूल है वहां कांटा है। जाड़े का दिन है, शीत से कलेजा कांप रहा है। घने बादल आकाश में छाए हुए हैं, पवन चल रही है। जो फष्टा कपड़ा पास है उससे देह तक नहीं ढक सकती। सूरज की किरणों का ही सहारा है। पर बादल कैसे हटे? घबराहट बड़ी है। इतने में आकाश में एक और बादल कुछ हटते दिखलाई पड़े। थोड़ा सा आकाश खुल गया। इसी पथ से सूरज की किरणें आकर कुछ कुछ कांपते हुए कलेजे को ढांढस बंधाने लगीं। जी थोड़ा ठिकाने हुआ। धीरे धीरे ये भरोसा भी हुआ, अब बादल हटते जाएंगे। जग के सब कामों की यही गत है। जहां उलझन ही उलझन देखने में आती है, वहां थोड़ा सा सुलझाव ही बहुत गिना जाता है। जो बातें बहुत ही गूढ़ हैं, उनका थोड़ा सा ओर छोर मिल जाना ही जी का बहुत कुछ बोध करता है। परमेश्वर की करतूत के गढ़ भेदों को समझना सहज नहीं। किस घड़ी कौन काम किस लिए होता है और उसका छिपा हुआ भेद क्या है, उसको हम लोग क्या जान सकते हैं? पर ऐसे बेले उस ठौर जो बातें देखने सुनने में आती हैं, उन्हीं में से किसी एक को हम लोग उस काम का कारण समझ लेते हैं, और उस घड़ी इतने समझ लेने ही को बहुत जानते हैं। वो स्त्री जिसकी चर्चा हमने ऊपर की है, इस घड़ी क्यों रो रही है? सर पर क्यों हाथों को मार रही है? हंसते ही हंसते उसकी ये क्या गत हो गई? हम इसका गूढ़ भेद क्या बतला सकते हैं? पर जो बात देख सुन रहे हैं उसको बतलावेंगे। एक खाट बिछी हुई है, उस पर वही लड़का जिसको हमने
आंगन में पलंग पर लेटे हुए पोथी पढ़ते देखा था। अचेत पड़ा हुआ है, सर से लहू बह रहा है, मुंह पीला पड़ गया है। पास ही 5-4 स्त्रियां भी बैठी हैं। इनमें एक लड़के की माँ, दूसरी उसकी बहन और तीसरी गजरे वाली है। 2 उसी पड़ोस की और हैं। लड़के की माँ उसको अचेत और उसके सर से लहू बहता देखकर ही रो पीट रही है, और उसकी बहन भी बहुत घबराई हुई है। पर इन दोनों को वही गजरे वाली समझा बुझा रही है। पड़ोस की दोनों स्त्रियों में से एक पानी छोड़ती है और दूसरी लड़के के घाव को धो रही है। लड़के की माँ का नाम पार्वती और बहन का नाम देवहूति है। गजरे वाली का नाम बासमती है। ये आप लोग जानते हैं। ये जाति की मालिन है। पार्वती और देवहूति को बहुत घबराई हुई देखकर बासमती ने कहा, लहू का जाना रुकता नहीं। लड़का अचेत पड़ा है। वैद्य जी आज घर नहीं है, जो उनको बुला लाकर दिखलाऊं। और जो बात मैं कहती हूं उसको तुम मानती नहीं हो, फिर काम कैसे चलेगा? मेरी बात मानो, नहीं तो मैं देखती हूं अनर्थ हुआ चाहता है। पार्वती, मेरे घर आज तक कोई ओझा नहीं आया। देवहूति के बाप कहा करते, जिस घर में ओझा का पांव पड़ा वो घर चौपट हुआ। फिर मैं तेरी बात कैसे मानूं? पर हां, जो कोई दूसरा ऐसा मिले जो मुझ दुखिया को इस दुख में सहारा दे सके, तो तू जा, उसको लेवा ला। मैं तेरा बहुत निहोरा मानूंगी। बासमती, ओझा होने ही से क्या होता है? क्या सभी ओझे थोड़े ही बुरे होते हैं? फिर भले बुरे किसमें नहीं होते? मैंने कई एक ऐसे वैद्य और पंडित भी देखे हैं जिनका नाम लेते पाप लगता है। तो क्या इससे सभी वैद्य और पंडित बुरे हो जावेंगे? ये मैं मानती हूं, हरलाल जाति का कोहार है और ओझा है, पर कोहार और ओझा होने ही से वो बुरा भी है, ये मैं कभी नहीं मान सकती। फिर हरलाल वैदई भी तो करता है। जब बड़े महाराज नहीं है तो हरलाल को आप वैदई के लिए ही क्यों नहीं बुलाती? ओझा होने से क्या वैदई करने के लिए भी वो नहीं बुलाया जा सकता? पार्वती, जिन लोगों में बहुत लोग बुरे होते हैं, जो उनमें 2-4 अच्छे भी हों, तो उनके बुरे होने ही का डर रहता है। और जिन लोगों में बहुत लोग अच्छे होते हैं, उनमें जो 2-4 बुरे भी हों, तो इस बात की खटक जी में पहले नहीं होती। पंडित और वैद्यों में बहुत लोग भले और अच्छे होते हैं, इससे उनमें जो कोई बुरा भी हो तो पहले ही उससे जी नहीं खटकता। पर ओझा लोगों में जो लगभग सभी बुरे होते हैं और उनमें जो बहुत करके नीच ही हुआ करते हैं, इससे पहले तो उनमें भलाई होती ही नहीं, और जो 2-1 कोई भला हो भी तो मन को उनकी प्रतीत नहीं होती। इसलिए उनसे सदा दूर ही रहना अच्छा है। पर इस घड़ी मैं बावली बनी हूं, मेरा कलेजा फट रहा है। मेरा बच्चा अचेत खाट पर पड़ा है। भाग की खुटाई से वैद्य जी घर नहीं है। इसलिए जा, तू जा। जो वो वैदई भी करता है तो उसी को लेवा ला। वो 60 बरस का बूढ़ा भी है। पर मैं बड़ी दुविधा में पड़ी हूं। जो मेरे पति का वचन नहीं है उसको कर रही हूं। कहीं ऐसा न हो जो मुझे कुछ धोखा हो। बासमती, मैं जाती हूं। आप सब बातों में खटकती बहुत हैं, पर ऐसा न चाहिए। कभी कभी हम लोगों की भी प्रतीत करनी चाहिए। आप देखेंगी, हरलाल आते ही बाबू को अच्छा कर देगा। ये कहकर वो वहां से चली गई। अभी आप सुन रहे थे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के लिखे उपन्यास अधखिला फूल की चौथी पंखड़ी, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।